विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी। संस्कृत विभागीय परास्नातक पूर्वार्ध के प्रिय छात्रों, छात्राओं, पूर्व छात्रों, जिज्ञासुओं और दर्शनानुरागी सज्जनों, आप सब लोग इस विषय से अवगत हैं कि हम लोग सांख्य दर्शन पर चर्चा करने के लिए एकत्र हैं और यह चर्चा सांख्य दर्शन की चल रही इस चर्चा का अब उत्तरार्ध शुरू हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हम लोगों ने आरंभ से ही सांख्य के जितने भी तत्व हैं उन पर विचार किया, सुना, समझा और जैसा कि हम लोग व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात् व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ के विज्ञान से विवेक ख्यात की प्राप्ति के विषय में सांख्य दर्शन के सिद्धांत से भली भांति अवगत है, तो उसमें हम लोगों ने व्यक्त के विषय में चर्चा कर ली और अव्यक्त के विषय में चर्चा कर ली और पुरुष तत्व की चर्चा भी करते करते आज हम लोग पुरुष विषयक एक महत्वपूर्ण चर्चा करके इस प्रसंग को संपन्न करेंगे। हम लोगों ने पुरुष की सत्ता, पुरुष बहुत, इन दो सिद्धांतों पर बड़े विस्तार से चर्चा किया और यह समझा कि संघात परार्थत्वात् इत्यादि के द्वारा पुरुष की सत्ता किन किन तर्कों पर सांख्य के आचार्यों ने सिद्ध किया और पुरुष बहुत्व को किन किन तर्कों पर सिद्ध किया। तो इस प्रकार प्रकृति और पुरुष इन दोनों के विषय में की गई चर्चा से जो कुछ भी हम लोगों को विवेक अर्जित हो रहा है और यही विवेक सांख्य के अनुसार दुःखत्रय से मुक्ति प्रदान करता है, तो ऐसा महनीय विवेक हम सब लोगों का कल्याण करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं और आज के विषय की ओर आपके चित्त को एकाग्र करने के लिए अपेक्षा करता हूं। आप लोग अपने अपने चित्त को एकाग्र करें
पुस्तक में दृष्टि डालें। आज हम लोग 19वीं कारिका पर चर्चा करेंगे। यद्यपि इस विषय में चर्चा हो चुकी है कुछ, लेकिन प्राकृतिक बाधाओं के कारण वह चर्चा संपूर्ण नहीं हो पाई। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा महनीय है। परीक्षा की दृष्टि से भी, ज्ञान की दृष्टि से भी, साधना की दृष्टि से भी, क्योंकि जब तक हम लोग पुरुष तत्व के विषय में, प्रकृति तत्व के विषय में पृथक पृथक भली भांति नहीं अवगत हो जाएंगे, तब तक हमारा यह जो कार्यक्रम चल रहा है सांख्य दर्शन के अध्ययन का, वो अधूरा होगा। अतः स्मरण करें, 19वीं कारिका की ओर दृष्टि डालें और पूर्व में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक अवलोकन करें उसका, कि हम लोगों ने पुरुष के अस्तित्व पर चर्चा की और पुरुष बहुत्व पर चर्चा की। और सांख्य के पुरुष विषयक सिद्धांत को आचार्य सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण तथा आचार्य वाचस्पति मिश्र ने जिस प्रकार से प्रस्तुत किया, उसे समझने की हम लोगों ने चेष्टा की और कर रहे हैं। तो 19वीं कारिका देखिए। तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यम आध्यस्थम दृष्टिर्मकर्तृभावस्य। एक बार पुनः देखिए, ध्यान से सुनिए। तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यम आध्यस्थम दृष्टित्वमकर्तृभावस्य। बड़ी महत्वपूर्ण कारिका है। जब हम लोगों ने पुरुष के विषय में, उसके अस्तित्व के विषय में, उसके बहुत्व के विषय में पढ़ लिया, तो सोचा कि अब पुरुष तत्व के विषय में प्रसंग संपन्न हो चुका है। लेकिन इस कारिका ने पूर्व में कथित किंतु उस अपूर्ण वक्तव्य की ओर ध्यान आकृष्ट कर रही है यह कारिका, जिसको बताए बिना, जिस पर प्रकाश डाले बिना कारिकाकार आगे बढ़ नहीं रहे थे। कारिकाकार के द्वारा जब 17वीं और 18वीं कारिका में पुरुष के स्वरूप का निरूपण किया गया और आगे की चर्चा आरंभ करने के लिए जब कारिकाकार उद्यत हुए, उसी समय उनके मन में यह बात आई कि अभी 11वीं कारिका में कही गई कुछ बातें अपूर्ण हैं। केवल वहां नामोल्लेख पूर्वक उन विषयों की चर्चा हुई थी जब व्यक्त तत्व के विषय में और अव्यक्त तत्व के विषय में क्या क्या समानताएं हैं, इस पर चर्चा कर रहे थे। तो वहीं कारिकाकार ने कहा था कि तद विपरीत है पुमान। पहले तो व्यक्त तत्व और अव्यक्त तत्व के साधर्म्य को बताया। त्रिगुणम विवेकी विषय सामान्यम चेतनम प्रसव धर्म। इस कारिका के द्वारा व्यक्त और अव्यक्त के साधर्म्य के विषय में बताया और कहा कि तद विपरीत है पुवान। पुरुष तत्व इससे विपरीत है।
तो एक एक शब्द का वहां उल्लेख करके यह कह दिया कि पुरुष तत्व इससे विपरीत है। इतना कहने मात्र से कारिकाकार को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने यह सोचा होगा कि कहीं श्रोता लोग यह न समझ जाएं कि केवल शाब्दिक वैपरीत्य कहा जा रहा है, केवल त्रिगुण विवेक विषय इत्यादि के विलोम शब्दों की चर्चा करके इतिश्री मान ली जा रही है। इसलिए उन्होंने वहां कहे हुए विषयों के आधार पर पुरुष के जो स्वरूप कहने से अवशिष्ट रह गए थे, उन पुरुष के उन स्वरूपों की चर्चा इस कारिका के माध्यम से किया। और हम लोगों को 11वीं कारिका की ओर पुनः मोड़ करके ले जाना उचित समझा और कहा कि तस्माच्च विपर्यासात्, तस्मात् शब्द से, इस पर हमने विगत व्याख्यान में बड़े विस्तार से चर्चा किया। आज मैं पुनरुक्ति से बचना चाहता हूं, फिर भी पुनरुक्तियां तो शास्त्र की शोभा है। क्लास में विशेष रूप से जहां शिक्षक और छात्र बैठे हों, वहां कोई यह कहे कि पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए, तो बिना पुनरुक्ति के किसी भी विषय का पूर्ण विवेचन अथवा सभी छात्रों के लिए उसका पूर्ण निराकरण संभव नहीं है। इसलिए पुनरुक्ति दोष के बल पर भी शिक्षक विषय का निराकरण करना चाहता है, क्योंकि यहां हम लोग देख रहे हैं कि आचार्य ईश्वर कृष्ण ने भी पुनः 11वीं कारिका की चर्चा कर दी, तो यह तो पुनरुक्ति ही है। लेकिन एक आचार्य होने के कारण उन्होंने विषय को अपूर्ण छोड़ करके आगे बढ़ना उचित नहीं समझा, बल्कि विषय को संपूर्ण करने के लिए पुनः 11वीं कारिका की चर्चा करना पुनरुक्ति दोष कहे जाने का भय बिना किए उन्होंने उचित समझा और कहा कि तस्मात्, उस कारिका की ओर ध्यान दीजिए जिससे पुरुष तत्व के विषय में और बातें समझी जा सके। च कह करके, तस्मात् च कह करके आचार्य ने पुरुष के अस्तित्व विषयक जो विवेचन किया था उसका, पुरुष बहुत्व का जो विवेचन किया था उसका, अब बची हुई बातों के साथ समुच्चय करते हैं। च माने और, तो अब तक जितनी बात पुरुष के विषय में कही गई उसके अतिरिक्त और बातें जो अभीष्ट हैं समझना, उनको आचार्य कहते हैं। और हम लोगों की दृष्टि 11वीं कारिका की ओर पुनः मोड़ते हैं। तो स्मरण करिए, तद विपरीत है पुमान, 11वीं कारिका में यह विषय उद्धृत किया और किसके विपरीत कहा कि त्रिगुण विवेक विषय सामान्य मचेतनम प्रसव धर्मी। यह विशेष वक्तव्य तो व्यक्त और अव्यक्त के विषय में था और वहां केवल इतना ही कह करके आगे बढ़ गए थे कि तद विपरीत है पुमान, अर्थात पुरुष तत्व इसके विपरीत है। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आचार्य ने उसके विपरीत कहने से किन किन विषयों को सुस्पष्ट करने की बात कही। तो आप लोग कारिका देखिए। कारिका में 19वीं कारिका की टीका को देखिए। कहा कि विपर्यासादस्मात्, इसके विरुद्ध। यहां मैंने उस दिन चर्चा की थी कि अस्मात् और तस्मात् का विवेक किया। यदि निकटस्थ किसी बात को कहना होता है तो अस्मात् कहते हैं, इदम कहते हैं, एतद कहते हैं। और
दूरस्थ किसी बात को जब पुनः कहना होता है, पूर्ववर्ती बातों को कहना होता है, तो हम वहाँ तस्मात् शब्द का प्रयोग करते हैं। इस पर व्याकरण शास्त्र के द्वारा विषय को सुस्पष्ट करने की जो भी सूक्ष्मताएं थी, मैं उसको आप लोगों के साथ चर्चा कर चुका हूँ। आज टीका के अनुसार देखिए क्या कहा आचार्य ने। कहा कि तत्र चेतनत्वेन अविषयत्वेन च साक्षित्व दृष्टित्वे दर्शिते। आज आपको दो कारिकाओं पर थोड़ी देर एक साथ ध्यान देना पड़ेगा। एक तो 11वीं कारिका के पूर्वार्ध पर, वहां कितने शब्द कहे गए थे? 6। त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी, इतने शब्द कहे गए थे। अब उन शब्दों से आचार्य आज क्या क्या आशय निकाल करके समझाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तत्र, उस कारिका में जो उल्लेख किया गया, अचेतनम, अचेतन शब्द जो कहा गया, अत्रिगुण शब्द कहा गया, अविवेक विषय सामान्य मचेतनम प्रसवधर्मी, यह तो कहा गया प्रकृति के विषय में, व्यक्त और अव्यक्त के विषय में। इसमें से क्या निकालना चाहते हैं आचार्य? कहा कि यहां चेतन और अविषय, अचेतन और विषय तो कहा गया प्रकृति के लिए। आप लोग जानते हैं कि प्रकृति जो है वह चेतन है और विषय भी है, क्योंकि हम लोग उसको विषय बना करके समझते हैं। जिसको भी हम समझना चाहें वो क्या है, हमारे लिए विषय है। प्रकृति और प्रकृति जन्य जितने भी विकार हैं वो सब पुरुषों के विषय बनते हैं। और अचेतन प्रकृति तथा विषय प्रकृति, इन दो विषयों से विपरीत समझ करके पुरुष के विषय में क्या समझना, क्या समझाना चाहा आचार्य ने? कहा कि वहां प्रकृति की अचेतनता और प्रकृति का विषयत्व कह करके उसके विरुद्ध पुरुष तत्व के विषय में जब कहने की बात कही, तो इससे क्या समझना चाहिए कि पुरुष चेतन है, प्रकृति स्मरण कीजिए। बीच की बाधाएं पीछा नहीं छोड़ रही हम लोगों की। इस प्रसंग से आगे बढ़ जाए तो प्रकृति और पुरुष का विवेक सिद्ध हो जाए। हाँ, तो मैं यह बता रहा था कि चेतन और अविषय है पुरुष तत्व, क्योंकि प्रकृति तत्व अचेतन और विषय थी, तो पुरुष तत्व चेतन है। चेतन से कहने का तात्पर्य क्या आचार्य ने समझाया? कहा चेतन कहने से पुरुष तत्व को साक्षी माना। उस प्रकृति में प्रतिबिंबित जो पुरुष तत्व है, प्रकृति तो जड़ तत्व है और पुरुष तत्व चेतन तत्व है, तो प्रकृति तत्व में प्रतिबिंबित पुरुष तत्व साक्षी है। कहा साक्षी क्यों है? कहा इसलिए कि चेतन साक्षी हो सकता है। प्रकृति तत्व स्वयं अचेतन है, इसलिए वह साक्षी होने की क्षमता नहीं रखती। पुरुष तत्व चेतन है, इसलिए वह साक्षी है। तो पहली बात आचार्य ने समझाया कि चेतन तत्व कह करके पुरुष तत्व को उसका साक्षी हो भाव व्यक्त करना
आचार्य ने उचित माना, कहा कि पुरुष तत्व चेतन है, इसलिए वह साक्षी है और इसीलिए दृष्टा भी है। प्रकृति के द्वारा उत्पन्न विकारों का, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त भोगों का वह दृष्टा भी है। क्यों? क्योंकि चेतन ही दृष्टा भी हो सकता है। तो पुरुष तत्व चेतन है और अविषय है, इस बात को कह करके आचार्य ने कहा कि वह साक्षी है और दृष्टा है। क्योंकि आप स्मरण करें, जब हम लोगों ने सूक्ष्म शरीर के विषय में चर्चा की थी और यह बताया था कि महत तत्व में पुरुष तत्व प्रतिबिंबित होता है, तो महत तत्व या बुद्धि तत्व में वह प्रतिबिंबित हो जाता है, तो साक्षी हो जाता है, उसका साक्षात उससे सन्निधि प्राप्त कर लेता है। जैसे ही बुद्धि तत्व में वह प्रतिबिंबित होता है, तो वह बुद्धि तत्व के जितने भी सत्व रजस तमस सुख दुख मोह जितने भी विकार हैं, उन सब का वह साक्षी बन जाता है। क्यों साक्षी बन जाता है? क्योंकि वह चेतन है और चेतन ही साक्षी हो सकता है और चेतन ही दृष्टा हो सकता है। इसलिए चेतन और अविषय कह करके पुरुष तत्व के इस स्वरूप का निर्धारण किया आचार्य ने कि चेतन होने के कारण वह साक्षी है प्रकृति का, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न विकारों का, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त भोगों का वह साक्षी है और साक्षी ही दृष्टा भी हो सकता है। देखिए, दो शब्द यहाँ आए, एक तो साक्षी। साक्षी क्यों कहा? साक्षी इसलिए कहा कि महत तत्व में साक्षात प्रतिबिंबित हो रहा है। महत तत्व में यह पुरुष तत्व साक्षात प्रतिबिंबित हो रहा है, इसलिए महत तत्व के अंतर्गत वर्तमान जो भी सत्व रजस तमस इत्यादि गुण हैं, उनका वह साक्षी बन गया। सुख दुख मोह इत्यादि जो बुद्धि तत्व में वर्तमान हैं, उनका वह साक्षी बन गया। और दृष्टा क्यों बन गया? कहा दृष्टा इसलिए बन गया कि महत तत्व से उत्पन्न होने वाले जो अन्य विकार हैं, वह उनसे भी परंपरा जुड़ा हुआ है, इसलिए उनका तो दृष्टा भी बन गया। जो भी 18 तत्व उत्पन्न हुए, जो भी सूक्ष्म शरीर के रूप में 18 तत्वों की बात आती है, उसमें पुरुष तत्व बुद्धि तत्व में तो साक्षात प्रतिबिंबित है, इसलिए बुद्धि तत्व में रहने वाले सत्व रजस तमस सुख दुख और मोह, इनका तो वह साक्षात्कार कर रहा है, इसलिए वह साक्षी है। और बुद्धि तत्व से उत्पन्न अहंकार तत्व, पंच तन्मात्र, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां इत्यादि जो अन्य विकार हैं, उनका वह दृष्टा है। ध्यान दीजिए, बात थोड़ी सूक्ष्म है, समझने लायक है कि आचार्य ने पुरुष तत्व को साक्षी और दृष्टा इन दो शब्दों से अभिहित किया। साक्षी कहने का तात्पर्य उन्होंने क्या समझाया? साक्षी कहने का तात्पर्य उन्होंने यह समझाया कि वह बुद्धि तत्व में साक्षात प्रतिबिंबित होकर के बुद्धि तत्व में वर्तमान जो भी सत्व रजस और तमस गुण हैं, उन गुणों की जो प्रक्रिया है, उन गुणों के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो सुख दुख और मोह रूप भोग हैं, उन सब का वह साक्षी है। इसलिए चेतन शब्द से और अविषय शब्द से उन्होंने जो शब्द निकाला पुरुष तत्व के स्वरूप के रूप में, उसको कहा कि वह चेतन है, अतः साक्षी है, और अविषय है, इसलिए वह दृष्टा है। क्योंकि विषय तो दृश्य होता है। ध्यान दीजिए, इसमें भ्रम हो जाता है कभी कभी। यहाँ विषय जो है वह दृश्य है, विषय जड़ है, लेकिन पुरुष तत्व क्या है? पुरुष तत्व चेतन है। पुरुष तत्व चैतन्य होने के कारण उसका साक्षी है, इसीलिए वह उसका दृष्टा है। क्योंकि विषय तो अचेतन होगा, विषय तो जड़ होगा, और पुरुष तत्व चेतन है, इसलिए वह बुद्धि तत्व में प्रतिबिंबित होने के कारण साक्षी भी है, और बुद्धि तत्व से उत्पन्न होने वाले जो अन्य विकार हैं, उनका दृष्टा है। तो
चेतन और अविषय इन दो शब्दों के द्वारा आचार्य ने पुरुष तत्व के किस स्वरूप का निरूपण किया। कहा कि जो भी प्रकृति के विरुद्ध यहाँ चेतन और अविषय शब्द कहे गए, उससे पुरुष तत्व का साक्षित्व अर्थात पुरुष तत्व साक्षी है। पहली पंक्ति देखिए कारिका की, 19वीं कारिका की पहली पंक्ति पर ध्यान दीजिए। तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वम अस्य पुरुषस्य साक्षित्वम सिद्धम। तस्मात् माने उस 11वीं कारिका में कहे गए जो चेतन और अविषय शब्द विपरीततः हम ग्रहण किए, उससे क्या सिद्ध हुआ। कहा उससे सिद्ध हुआ पुरुष का साक्षी होना। क्योंकि प्रकृति तत्व अचेतन और विषय है और पुरुष तत्व उसका विपरीत चेतन तथा अविषय है। इससे क्या समझना चाहिए। आचार्य ने कहा कि इससे पुरुष तत्व का साक्षी भाव सुस्पष्ट होता है। इसीलिए पुरुष तत्व साक्षी कहा गया, क्योंकि वह महत्तत्व में प्रतिबिंबित है और साक्षात महत्तत्व से जुड़ करके महत्तत्व में उपस्थित जो भी प्रकृतिजन्य भोग प्रकृतिजन्य विकार हैं, सबको वह साक्षात रूप से देख रहा है, इसलिए वह साक्षी है। और प्रकृतिजन्य जो महत्तत्व से उत्पन्न हुए जितने भी विकार हैं, उनका भी वह परंपरा साक्षी है। साक्षात साक्षी नहीं है, लेकिन परंपरा तो जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको कह दिया कि वो दृष्टा है। तो चेतन और अविषय शब्द से क्या सिद्ध हुआ। पुरुष का कौन सा स्वरूप समझा गया। कहा कि इससे पुरुषस्य साक्षित्वम सिद्धम, पुरुष साक्षी है, यह सिद्ध हुआ। मुझे लगता है कि बात सुस्पष्ट हो गई कि 11वीं कारिका में आए हुए जो शब्द थे अचेतन और विषय, उनका विपरीत है पुरुष तत्व। तो वह कैसा होगा। वह चेतन और अविषय होगा, और चेतन तथा अविषय होने के कारण आचार्य ने कहा कि इससे पुरुष तत्व का पूर्ण रूप से स्वरूप प्रस्फुटित नहीं हो रहा है, बल्कि इसको इस रूप में हम अगर समझें तो पुरुष तत्व के स्वरूप का निरूपण अच्छी तरह से होगा कि पुरुष तत्व चेतन होने के कारण साक्षी है और अविषय होने के कारण वह दृष्टा भी है। तो पुरुष तत्व का एक स्वरूप सिद्ध किया, अभी तक जो हम लोगों ने नहीं सिद्ध किया था। अभी तक तो पुरुष की सत्ता, पुरुष बहुत में जिन जिन विषयों को सिद्ध किया गया था, उनके अतिरिक्त यह एक नया विषय आचार्य ने कहा कि पुरुष तत्व साक्षी है। बात समझ में आई। और क्या सिद्ध किया। साक्षी और दृष्टा तो उन्होंने चेतन और अविषय होने से ग्रहण कर लिया। और पहला शब्द आया था त्रिगुण, अर्थात प्रकृति तत्व और व्यक्त तत्व, ये त्रिगुण हैं, त्रिगुणात्मक हैं। तो पुरुष तत्व कैसा होगा। कहा तद विपरीतः, अर्थात वह अत्रिगुण होगा, उसमें तीनों गुण नहीं होंगे। तो इससे क्या समझना चाहिए। कहा कि इससे पुरुष का केवली होना समझ में आता है। केवली होना। अत्रिगुण माने पुरुष में तीनों गुण नहीं है, तो ये तो निषेध का कथन हुआ। है क्या उसमें। कहा कि उसमें केवली होना है, अर्थात वह सत्व रजस तमस गुणों से रहित है, सुख दुख और मोह से रहित है, वह केवल चैतन्य स्वरूप है, निर्गुण है। क्योंकि प्रकृति तो सगुण थी, उसमें तीनों गुण थे, और उस तीनों गुणों में सुख दुख और मोह थे। लेकिन जब पुरुष तत्व वो ऐसा नहीं है, अत्रिगुण है, तो सुस्पष्ट सी बात है कि उसमें तीनों गुण नहीं है। न सत्व है, और सत्व में रहने वाले जो वैशिष्ट हैं वो भी नहीं है। रजस गुण भी नहीं है, और रजस में जो रहने वाले धर्म हैं वो भी नहीं है। तमोगुण भी नहीं है, और तमस में भी जो रहने वाले धर्म हैं वे भी नहीं हैं। तो फिर वह शुद्ध चैतन्य है, केवली है, अर्थात उसमें न तो सुख न दुख न मोह इत्यादि का भाव नहीं है, वह केवल चैतन्य स्वरूप है। इसलिए कहा कि कैवल्यम,
पुरुष तत्व कैसा है? कहा कि कैवल्यम, पुरुष तत्व कैवल्य है, अर्थात त्रिगुण रहित है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार के सुख दुख और मोह का स्पर्श मात्र भी नहीं है। इसलिए अत्रिगुण कहने का तात्पर्य क्या समझा गया? कहा कि अत्रिगुण सा कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पुरुष केवली है, अर्थात वह प्रकृति से सर्वथा असंग है। प्रकृति में रहने वाले जो भी गुण हैं वे पुरुष तत्व में नहीं हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पुरुष के स्वरूप में अभिवृद्धि करते हुए यह समझा था कि वह चेतन है, अतएव साक्षी है और दृष्टा है। और अब अत्रिगुण होने से हम लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने अत्रिगुण होने से यह समझा कि वह त्रिगुण रहित है, अर्थात सुख दुख और मोह इत्यादि गुणों से बिल्कुल अस्पृष्ट है। और क्या समझा इससे? कहा कि इससे यह समझा कि वह मध्यस्थ है। इसी अत्रिगुण शब्द से क्या समझा? कहा कि वह मध्यस्थ है। मध्यस्थ माने, मध्यस्थ का अर्थ है कि प्रकृति में रहने वाले जो सत्व रजस तमस गुण हैं उनके बीच में प्रतिबिंबित तो है, लेकिन उनसे सर्वथा अस्पृष्ट है, उनसे असंग है। मध्यस्थ शब्द से आचार्यों ने यहाँ तात्पर्य लिया तटस्थ का, अर्थात कि प्रकृति तत्व में रहने वाले जो गुण हैं सत्व रजस और तमस, प्रकृति तत्व में रहने वाले जो सुख दुख और मोह हैं उनसे वह पुरुष तत्व सर्वथा असंग है, इसलिए वह तटस्थ है। तो कैवल्यम माध्यस्थम, कैवल्य अर्थात अत्रिगुण, इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे यह सिद्ध हुआ कि पुरुष मध्यस्थ है, पुरुष उदासीन है। मध्यस्थ का तात्पर्य क्या? मध्यस्थ शब्द से इसके दो समानार्थी शब्द यहाँ आचार्यों ने और ग्रहण किया। एक तो तटस्थ होना, अर्थात वह किसी के अंदर प्रविष्ट नहीं है, न सत्व में है, न रजस में है, न तमस में है, वह उनसे बाहर है। तटस्थ होकर के प्रकृति में इन तीनों गुणों का जो चमत्कार चल रहा है उसको वह देख रहा है। और इसीलिए जब वह तटस्थ है, सुख दुख और मोह उसको स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, तो वह उदासीन भी है। इससे क्या क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि पुरुष तत्व अत्रिगुण है, अर्थात निर्गुण है, तो वह केवली है। और क्या सिद्ध हुआ? वह मध्यस्थ है, अर्थात सुख दुख और मोह इत्यादि से लिप्त नहीं है, बल्कि उनके मध्य निर्गुण भाव से स्थित है, अतएव तटस्थ है। इसी बात को कहा जाता है कि उदासीन है। वह प्रकृति में होने वाले जो सुख दुख और मोह इत्यादि हैं इनसे वह उदासीन है। तो हम लोगों ने पुरुष तत्व के विषय में क्या समझा? हम लोगों ने पुरुष तत्व के विषय में 2-3 विषय ऐसे समझे जो कि अब तक नहीं समझे थे, जिनको आचार्य ने समझाया। चेतन और अभिषय शब्द के द्वारा समझाया, अत्रैगुण्य शब्द के द्वारा समझाया। अत्रैगुण्य का तात्पर्य यह हुआ कि पुरुष तत्व सुख दुख और मोह से आत्यंतिक रूप से अलग है, वह उससे बिल्कुल पृथक है, इसीलिए वह केवली है। और यह सिद्ध हुआ कि सुख दुख मोहादि रहितत्वात् पुरुष है कैवल्य है। पुरुष जो है वह सुख दुख और मोह इत्यादि से रहित है, इसलिए केवली है। क्योंकि अगर वह सुख में सुखी होने लगता, वह दुख में दुखी होने लगता, वह मोह में मोहग्रस्त होने लगता, तब वह मध्यस्थ नहीं हो सकता था, क्योंकि तब तो वह सुख से सुखी होकर के तृप्ति का अनुभव करता, दुख से दुखी होकर के वह दुखी होने का अनुभव करता, और मोह में ग्रस्त होकर के वह विषाद का अनुभव करता। जबकि आचार्य ने यहाँ उसे अत्रिगुण कह करके उसको मध्यस्थ सिद्ध कर दिया। कहा कि वह न तो सुखी है, न दुखी है, न मोहग्रस्त है, उभय रहित है, अर्थात सुख दुख इत्यादि से वह रहित है। इस प्रकार मध्यस्थ शब्द से आचार्य ने कहा कि माध्यस्थम, वह मध्यस्थ है पुरुष तत्व। क्यों मध्यस्थ है? क्योंकि सुख दुख और मोह के बीच में वह फंसा नहीं है,
बल्कि वह उससे सर्वथा पृथक है। तो पुरुष तत्व के विषय में ये स्वरूप सुस्पष्ट हुए कि वह चेतन होने के कारण दृष्टा है, चेतन होने के कारण साक्षी है, अत्रिगुण होने के कारण वह केवली है, सुख और दुख तथा मोह इत्यादि से सर्वथा अस्पृष्ट है, तटस्थ है और उनके प्रति उदासीन है। ये इतने विषय और पुरुष तत्व के विषय में आचार्य ने इस कारिका से समझाया। कहा कि हमने 11वीं कारिका में जो शब्द कहे थे उनसे पुरुष तत्व के ये स्वरूप और सुस्पष्ट हो जाते हैं कि पुरुष तत्व साक्षी है, पुरुष तत्व दृष्टा है, पुरुष तत्व केवली है, मध्यस्थ और उदासीन है और अविवेकी, अर्थात वहाँ अविवेकी कहा गया था प्रकृति को कि प्रकृति में जितने भी तत्व हैं वह अकेले नहीं रहते, वे मिल करके विकार उत्पन्न करते हैं। और पुरुष तत्व कैसा है? वह विवेकी है, विवेकी तत्व है। विवेकी होने से उसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि प्रकृति के जो भी विकार थे वो संभूय कारित्व है, उसमें वो सब एकत्र होकर के अगले विकृति को पैदा करते हैं। और पुरुष तत्व विवेकी है, अर्थात वह इन सब से पृथक है, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। और अप्रसवधर्मी, प्रकृति को तो प्रसवधर्मी कहा गया था, यहाँ पुरुष तत्व के क्या कहा गया? कहा कि वह अप्रसवधर्मी है, अर्थात उससे कोई प्रसव नहीं होता, उससे कोई वस्तु पैदा नहीं होती। इसलिए आचार्य ने कहा, टीकाकार के शब्दों में देखिए, उन्होंने कहा कि विवेकित्वात् अप्रसवधर्मित्वाच्च अकर्ता इति सिद्धम। कहा कि विवेकी होने से और अप्रसवधर्मी होने से पुरुष का अकर्ता होना सिद्ध हो गया। बड़ी महत्वपूर्ण बात सिद्ध की, क्योंकि कर्ता तो गुण है, गुण ही हम लोगों ने पढ़ा था गुणों के स्वरूप के विषय में। सत्व गुण क्या क्या करता है, रजोगुण में क्या क्या क्रियाएं होती हैं, तमोगुण में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, और पुरुष तत्व कैसा है? कहा कि तद्विपरीत है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की प्रसवधर्मिता नहीं है, वह किसी भी प्रकार की वस्तु को, किसी भी प्रकार के विकार को उत्पन्न नहीं करता है और वह विवेकी है। इसलिए विवेकी तथा अप्रसवधर्मिता से पुरुष तत्व के किस स्वरूप का सुस्पष्ट विवेचन किया आचार्य ने। कहा कि इससे पुरुष तत्व अकर्ता सिद्ध हुआ। तो दृष्टि डालिए कारिका पर, कारिकाकार ने क्या कहा? तस्माच्च विपर्यासात, अर्थात उस 11वीं कारिका में वर्ण प्रकृति तत्व से विपरीत जो पुरुष के धर्म हैं उससे क्या क्या सिद्ध हुआ? उससे सिद्ध हुआ साक्षित्वम अस्य, उससे इस पुरुष का साक्षी होना सिद्ध हुआ। कैवल्यम, पुरुष का केवली होना सिद्ध हुआ, अर्थात वह सुख दुख और मोह इत्यादि से सर्वथा अलग है, सर्वथा पृथक है और इसीलिए वह मध्यस्थ है, इसीलिए वह उदासीन है। तो पुरुष तत्व के इस भाव को सुस्पष्ट किया आचार्य ने। और विवेकी तथा अप्रसवधर्मी होने से उन्होंने कहा कि इससे पुरुष तत्व का अकर्ता होना सिद्ध होता है, क्योंकि कर्ता तो गुण है, पुरुष तत्व कर्ता भी नहीं है। कर्तृत्व भाव किसमें है? वह गुणों में है। तो पुरुष तत्व के इतने स्वरूप और प्रकट हुए। पुरुष तत्व के साक्षी होना, पुरुष तत्व का दृष्टा होना, उदासीन होना, मध्यस्थ होना, अकर्ता होना, ये भी पुरुष तत्व का स्वरूप है। जब हम पुरुष तत्व के यथार्थ ज्ञान को करने चलेंगे तो हमें पुरुष तत्व की सत्ता के द्वारा जो विषय समझाए गए उनको ग्रहण करना होगा। पुरुष तत्व के बहुत्व के विषय में जो कुछ हमें तर्कों के द्वारा, हेतुओं के द्वारा समझाया गया उनको भी ग्रहण करना होगा। और इस कारिका के द्वारा पूर्व में वर्णित जो शब्दों का तात्पर्य निश्चितार्थ के रूप में, निर्गलितार्थ के रूप में आचार्य ने ग्रहण किया, उसको भी समझना होगा। अर्थात वह पुरुष तत्व साक्षी है, दृष्टा है, तटस्थ है, केवली है, अकर्ता है। इतने स्वरूप और पुरुष तत्व के समझे जाते हैं। तो पुरुष तत्व का जो स्वरूप विगत
17वीं और 18वीं कारिका से सुस्पष्ट नहीं हुआ था, आचार्य ने उन पुरुष तत्व के स्वरूपों को इस कारिका से सुस्पष्ट किया और अब पुरुष तत्व के स्वरूप का विवेचन यहाँ संपन्न होता है। तो पुरुष तत्व का विवेचन करने के लिए यह देखा हम लोगों ने 17वीं कारिका में, 18वीं कारिका में और इस 19वीं कारिका में, इन 3 कारिकाओं के द्वारा पुरुष के विषय में यथार्थ निरूपण कारिकाकार ने किया और इसी को टीकाकार ने भी इसका विस्तार से विवेचन व्याकरण सम्मत दृष्टि से, अपनी टीका के माध्यम से, उदाहरणों की दृष्टि से आचार्य ने समझाया और यहाँ पुरुष तत्व का वर्णन पूर्ण हुआ। मुझे ये लगता है कि अब आप लोग इस विषय को ग्रहण कर चुके होंगे। इस विषय में जो भी संदेह आपके मन में उठ रहा हो, संदेह की कोई बात तो अब इसमें बची नहीं। जो संदेह था आचार्य ने स्वयं उसको उठा करके कह दिया। हम लोग यही तो पूछते बाद में कि आखिर त्रिगुणमय विवेक विषय का विपरीत धर्मा जो पुरुष तत्व कहा गया वह क्या स्वरूप है उसका, उसी विषय को आचार्य ने यहाँ उठा करके उसका निरूपण कर दिया कि त्रिगुणमय विवेक विषय से विपरीत है पुरुष तत्व। तो क्या है विपरीत होना? विपरीत होने का जो भाव था उसको आचार्य ने यहाँ समझाया और उन्होंने यह सुस्पष्ट कर दिया कि वह साक्षी है, दृष्टा है, अकर्ता है, मध्यस्थ है, उदासीन है। ये भी पुरुष तत्व के इतने सब स्वरूप हैं। तो संक्षेप में अगर हम कहें तो हम लोगों ने पुरुष तत्व के स्वरूप का यथार्थ निरूपण जो कारिकाकार के द्वारा किया गया उसको समझा, प्रकृति तत्व का व्यक्त और अव्यक्त के रूप में जो निरूपण किया गया उसको समझा और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आया। इतना जब समझ लिया तो क्या समझा? इतने समझने से, इतना समझने से हम लोगों ने यह समझ लिया कि पुरुष तत्व अन्य है और प्रकृति तत्व अन्य है। अर्थात पुरुष प्रकृति नहीं हो सकता, पुरुष तत्व का कोई भी वैशिष्ट्य प्रकृति तत्व में नहीं है और प्रकृति पुरुष नहीं हो सकता, इसलिए कि उसका कोई धर्म उसमें नहीं है। दोनों स्वरूप से, स्वभाव से, वैशिष्ट्य से सर्वथा एक दूसरे से अलग हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं तो हमको इसकी प्रतीति क्यों नहीं होती? यह बात मन में उठती है कि महत तत्व में प्रतिबिंबित पुरुष तत्व चैतन्य है और महत तत्व जड़ है, लेकिन हमको यह अनुभव क्यों नहीं होता कि पुरुष तत्व बुद्धिहीन है और बुद्धि तत्व जड़ है? हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए। जब शास्त्र अब तक यह निरूपण कर चुका कि पुरुष तत्व चैतन्य है, निर्गुण है, साक्षी है, दृष्टा है, अकर्ता है, केवली है, पुरुष तत्व बहुत तो हैं और प्रकृति से सर्वथा पृथक है, और ये भी हम लोगों ने सिद्ध कर लिया कि प्रकृति तत्व पुरुष तत्व से सर्वथा पृथक है, क्योंकि पुरुष तत्व के विपरीत जो धर्म है प्रकृति के, प्रकृति तत्व अचेतन है, जड़ है, त्रिगुणात्मिका है, सुख दुख मोहात्मिका है। तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो एक तो बिल्कुल अलग हैं तो हमें इनका अलग अलग ज्ञान होना चाहिए, लेकिन अलग अलग ज्ञान क्यों नहीं होता? जैसे उदाहरण के लिए समझिए, शंका का मैं जो स्वरूप आपके सामने रख रहा हूँ, जो आपके मनों में पहले से वर्तमान है जो शंका कि हमको बुद्धि जड़ है
और उसमें रहने वाला पुरुष तत्व चेतन है, ये बात अलग अलग क्यों नहीं प्रतीत होती? हमें लगना चाहिए कि बुद्धि जड़ है और पुरुष तत्व चेतन है, लेकिन हमको लगता कैसा है? हमको लगता ये है कि पुरुष तत्व बड़ा बुद्धिमान है और बुद्धि तत्व चेतनवती है, उसमें चेतना है। किसकी बुद्धि ऐसी है जिसमें चेतना नहीं है? तो इसका क्या कारण है? सांख्य दर्शन के अनुसार जब प्रकृति और पुरुष के विवेचन कर लिए गए और जब पुरुष और प्रकृति तत्व के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन कर लिया गया और यह बात सुस्थापित कर दी गई, प्रकट कर दी गई, स्थापित कर दी गई कि पुरुष तत्व चैतन्य है, प्रकृति तत्व जड़ है। जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता, प्रकृति कभी चेतन नहीं हो सकती और पुरुष कभी जड़ नहीं हो सकता। तो प्रकृति जन्य जो बुद्धि है वह भी तो जड़ ही होगी, लेकिन उसका हमें अनुभव चैतन्य क्यों होता है? हमको जो वस्तु जैसी है उसकी प्रतीति उसी तरह की होनी चाहिए, लेकिन हमको क्या हो रहा है? हमको ये हो रहा है कि बुद्धि तत्व जड़ है लेकिन हमको चेतनावती वह प्रतीत होती है। पुरुष तत्व असंग है, उसमें प्रकृति तत्व से उत्पन्न होने वाली बुद्धि अर्थात उसमें रहने वाले सत्व रजस तमस ये सब कुछ नहीं है, फिर भी हम चेतना के रूप में अपने पुरुष तत्व को का जो अनुभव करते हैं उसमें हम बुद्धिमान अपने को मानते हैं। तो ऐसा क्यों? यह बहुत बड़ी समस्या है। सांख्य शास्त्र ने प्रकृति और पुरुष के अलग अलग विषयों को सर्वथा एक दूसरे के विरोधी तत्वों को जब सुस्पष्ट कर दिया तो लोगों ने सांख्य से पूछा कि भाई बताइए कि शरीर हमारा जड़ है कि चेतन? अब शरीर तो हमारा चेतन लगता है, जब मन होता है हम दौड़ लगा लेते हैं, जब मन होता है हम उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, चल देते हैं। जो जो मन होता है शरीर के ही द्वारा तो होता है, मन भी शरीर में ही तो है, और वह शरीर जड़ कैसे है? इस बात का निराकरण कैसे होगा? इस बात का निराकरण करने के लिए आचार्य ने 20वीं कारिका उपस्थित की। 20वीं कारिका आप देखिए, बहुत ही संक्षेप में आचार्य ने इसका निराकरण कर दिया। जिस समस्या में हम लोग अब तक पड़े हुए थे कि जड़ कैसे चेतन हो गई और चेतन कैसे बुद्धिमान हो गया, इस बात का बहुत ही सरल ढंग से आचार्य ने निराकरण कर दिया। आप कारिका के पूर्व टीकाकार के द्वारा उठाई गई इसी आशंका को उनके शब्दों में देखिए। कहा कि प्रमाणेन कर्तव्यम अर्थम अवगम्य। कहा कि कोई भी मनुष्य क्या करना चाहिए इसको जब प्रमाण के द्वारा समझ जाता है। जैसे हम लोगों ने 3 बजे यह निश्चय किया कि 6:30 बजे से सांख्य की कक्षा होगी, और इस निश्चय को धारण कर लिया। तो यह निश्चय किसको हुआ? बुद्धि को हुआ। बुद्धि को कैसे होगा? वो तो जड़ है। तब फिर पुरुष तत्व को हुआ होगा, लेकिन पुरुष को कैसे होगा? क्योंकि उसमें तो बुद्धि ही नहीं है। परंतु हम लोगों ने अपने उस निश्चय के अनुसार 6:30 बजे पुनः एकत्र हो गए। तो अब यहाँ यह शंका उठ खड़ी हुई कि जब हम यह निश्चय किए, निश्चय जड़ तत्व में हुआ, तो फिर यह शरीर, यह बुद्धि तत्व चेतन की तरह आचरण कैसे करती है? इस शरीर में जो जड़ है स्वभावतः, जो प्रकृति जन्य है, वह अचेतन होने के कारण इसे हमेशा अचेत रहना चाहिए। लेकिन यह सचेत है, यह चैतन्य है, इसमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो रहा है जो चेतना से विपरीत हो। इस बात को समझा रहे हैं। कहते हैं कि चेतनो हम चिकीर्षण करोमि। हमको क्या अनुभव होता है? हमको ये अनुभव होता है कि मैं चेतन हूँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ और अब मैं करता हूँ। मैं चेतन हूँ, ये अनुभव होता है। और मैं सांख्य पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं सांख्य पढ़ रहा हूँ,
यह अनुभव होता है। जबकि सांख्य ने हमको अब तक पढ़ाया क्या? सांख्य ने हमको अब तक यह पढ़ाया कि बुद्धि चेतन रहित है, पुरुष बुद्धि रहित है। तो फिर यह कैसे हो सकता है? ये तो एक समस्या बन गई। जबकि हमारे पास समाधान था कि बुद्धि चैतन्य होती है, पुरुष तत्व बुद्धिमान होता है। लेकिन सांख्य ने हमको जो विषय बताया, जो शास्त्र समझाया, उसके अनुसार तो हम शंका में पड़ गए। इस शंका का निराकरण कर रहे हैं। कहते हैं कि बुद्धि और चैतन्य ये दोनों एक प्रतीत हो रहे हैं। हमको न तो बुद्धि अलग प्रतीत हो रही, न चेतन अलग प्रतीत हो रहा है। बुद्धि में चेतना है और चैतन्य में बुद्धि है। इन दोनों का हमें समानाधिकरण प्रतीत हो रहा है, अर्थात ये दोनों एक आत्मा हैं। इन दोनों में द्वैत नहीं है, इन दोनों में तादात्म्य है। तो यह कैसे है? इस बात को समझा रहे हैं कारिकाकार। 20वीं कारिका देखिए। कहते हैं तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावदियोलिंगम गुणकर्तृत्वेपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः। तस्मात् तत्संयोगात्, कहा कि अतः, तस्मात् माने अतः। यहाँ तस्मात् शब्द से क्या अर्थ निकाला जाएगा? अतः। अतः क्यों निकाला जाएगा इसका अर्थ? कहा इसलिए निकाला जाएगा कि प्रकृति तत्व, बुद्धि तत्व ये जड़ हैं, लेकिन हमको चेतन लगती हैं। पुरुष तत्व बुद्धि से पृथक है, उदासीन है, दृष्टा है, परंतु हमको बुद्धिमान लगता है। ये कैसे हो सकता है? कहा अतः माने इस तरह से हो सकता है। किस तरह से? तत्संयोगात, इन दोनों का संयोग होता है, इन दोनों का सामीप्य होता है। यहां संयोग से क्या तात्पर्य है? सामीप्य। जैसे ही प्रकृति तत्व और पुरुष तत्व का सामीप्य हुआ, वैसे ही एक चमत्कार हो जाता है। वह क्या? कहा कि लिंगम चेतनावद इव भवति। जो लिंग शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, जो 18 अवयवों का बना हुआ सूक्ष्म शरीर है, जिसमें बुद्धि तत्व है, जिसमें पुरुष तत्व प्रतिबिंबित है, वह चेतनावद इव भवति। वह मानो चेतन हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे ही दोनों का सामीप्य हुआ, इस सामीप्य से, देखिए यहां सामीप्य हुआ, ये सामीप्य बड़ा समझने योग्य विषय है। प्रकृति तत्व के उस महत तत्व में पुरुष तत्व का प्रवेश नहीं हुआ, प्रतिबिंब हुआ। जैसे हम लोग देखते हैं कि जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, सूर्य उसमें प्रवेश नहीं करता, बल्कि उसका प्रतिबिंब पड़ता है। उसी तरह से इस महत तत्व में पुरुष तत्व का प्रतिबिंब पड़ा, पुरुष तत्व उसमें प्रवेश नहीं किया। तो जो प्रतिबिंब पड़ा, यही है सामीप्य। इसी को संयोग शब्द से कहा। तो कहा कि तत्संयोगात, इन दोनों के सामीप्य मात्र से, एक उदाहरण से हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे कोई मणि है, छोड़िए मणि की बात, एक शीशा है, दर्पण, दर्पण के समक्ष कोई पुष्प रखिए, जैसे जपा कुसुम है। हम लोग दृष्टांत देते हैं जपा कुसुम का। जपा कुसुम सुना होगा आप लोगों ने, गुड़हल का फूल सुना होगा। गुड़हल का फूल ही जपा कुसुम मान लीजिए। तो जैसे एक शीशे को रख करके उसके समीप में गुड़हल के पुष्प को रख दीजिए, तो उस शीशे का रंग लाल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, शीशे के पास जैसे कोई निर्मल मरकतमणि हो, उसके बगल में जपा कुसुम रख दिया जाए, तो वह जपा कुसुम का जो प्रतिबिंब है, वह उस निर्मल मणि में प्रतिबिंबित होती है और वह मणि लाल रंग की दिखाई पड़ने लगती है। शीशे में, शीशे के पास में
अगर हम उस पुष्प को रख देते हैं तो उस शीशे का पूरा वर्ण लाल दिखाई पड़ने लगता है। ये क्या हुआ? यही है संयोग, यही है सामीप्य। तो उस महत तत्व में जैसे ही पुरुष तत्व प्रतिबिंबित हुआ, वैसे ही वह पूरा का पूरा महत तत्व चेतनवान हो गया। अर्थात जैसे जपा कुसुम से वह मरकत मणि, वह जो निर्मल मणि है, धवल मणि, वह लाल रंग की हो गई, और जबकि केवल सामीप्य हुआ, उस पुरुष ने उस मणि में, उस शीशे में प्रवेश नहीं किया, बल्कि केवल सामीप्य मात्र हुआ, दोनों एक दूसरे के समीप रख दिए गए। उसी तरह से प्रकृति तत्व के समीप, बुद्धि तत्व के समीप जैसे ही पुरुष तत्व आया, वह पुरुष तत्व चूंकि चेतन है और उसमें बुद्धि तत्व में प्रतिबिंबित हो गया, तो बुद्धि तत्व चैतन्य हो गई। तो आचार्य ने यहाँ क्या समझाया? कहा कि चेतनावद इव भवति लिंगम, लिंग शरीर में, सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंब जैसे ही पुरुष तत्व का हुआ तो बुद्धि तत्व चेतनावती हो गई, और जैसे ही बुद्धि तत्व चेतनावती हो गई तो बुद्धि तत्व से उत्पन्न सूक्ष्म शरीर के जितने भी अन्य अवयव हैं वे सब चैतन्य हो गए। बात समझ में आ रही होगी। यह सामीप्य, यह जो संयोग कहा गया, यह संयोग और सामीप्य बहुत सूक्ष्मता से समझने योग्य है। दोनों एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर गए, बल्कि दोनों एक दूसरे के समीप आ गए, और समीप आने से ही यह चमत्कार हो गया। जैसे कोई चुंबक किसी लोहे के पास रख देते हैं और वह चुंबक उस लोहे को अपनी ओर आकृष्ट करने लगता है। अब दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे से सर्वथा पृथक हैं, परंतु एक दूसरे के साथ समीप आने से, एक दूसरे के साथ संयुक्त होने मात्र से, सामीप्य होने मात्र से प्रभावित करने लगा। उसी तरह से जैसे जपा कुसुम उस मणि को लाल कर देती है, जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचने लगता है, उसी तरह से बुद्धि तत्व में प्रतिबिंबित वह पुरुष तत्व बुद्धि तत्व को चेतन कर देता है। तो कारिकाकार ने क्या कहा? कहा कि तत्संयोगात अचेतनम लिंगम, इन दोनों के सामीप्य मात्र से जो अचेतन शरीर है चेतनावद इव भवति, वह चेतनावान सा हो जाता है। और पुरुष तत्व की क्या दशा होती है? कहा कि गुण कर्तृत्वेपि, यद्यपि करना धरना सब गुणों को है, सत्व रजस और तमस इनमें सारी क्रियाएं होती हैं, सारे क्रिया का करना गुणों के द्वारा संभव है, लेकिन उदासीन पुरुष, जो उदासीन पुरुष है वह कर्ता इव भवति, मानो वो कर्ता हो जाता है। तो यहाँ उदासीन पुरुष है, उससे प्रकृति के किसी गुण से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन प्रतिबिंब मात्र से, संयोग मात्र से, सामीप्य मात्र से वह कर्ता की तरह प्रतीत होने लगता है, और बुद्धि तत्व चैतन्य होती है। दोनों में यह जो हमें पृथक पृथक बोध नहीं होता, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही सामीप्य है। जो हमें शरीर चेतन दिखाई पड़ता है, जो हमें बुद्धि चेतन अनुभूत होती है, और जो चैतन्य बुद्धिमान अनुभूत होता है, उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि बुद्धि में चैतन्य और चेतन में बुद्धि तत्व, ये दोनों एक दूसरे से तादात्म्य हो गए, ये दोनों एक दूसरे से मिल गए। इन दोनों के सामीप्य से यह सृष्टि आरंभ हो गई। एक अनादिकाल से चली आ रही है यह सृष्टि, कि जैसे ही पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व दोनों में सामीप्य हुआ, उस सामीप्य से इस सृष्टि का आरंभ हुआ, और जो अचेतन पुरुष तत्व था, जो अचेतन प्रकृति तत्व थी, वह चेतनावान लगने लगी, और जो चेतन पुरुष तत्व था, निसंग असंग था, वह बुद्धिमान लगने लगा। तो कारिका के द्वारा कारिकाकार ने सुस्पष्ट किया। दो पंक्तियों में इसकी व्याख्या करके आचार्य वाचस्पति मिश्र ने समझा दिया हम लोगों को। मैं यही चर्चा कर रहा था कि जिन विषयों की पूर्व में हम लोगों ने देखा, कारिकाकार की एक एक कारिका की टीका करते हुए अनेक पृष्ठों में आचार्य वाचस्पति मिश्र टीका करते रहे,
वहाँ इतनी बड़ी समस्या को 2 पंक्तियों की कारिका की टीका को उन्होंने मात्र 2.5 पंक्तियों में कर दिया और बड़े अच्छी तरह समझाया। हम लोग क्या कहा कि यतश्चैतन्य कर्तृत्वे भिन्नाधिकरणे युक्तितः सिद्धेह। कहा युक्ति से तो यह सिद्ध है कि प्रकृत तत्व है, पुरुष तत्व पुरुष तत्व है। युक्तियों से तो यह सिद्ध हो गया। शास्त्रीय जो युक्तियां हैं, शास्त्र में जो पुरुष तत्व और प्रकृत तत्व के स्वरूप का वर्णन हुआ, उससे तो यह सिद्ध हो गया कि पुरुष तत्व चैतन्य है, असंग है, दृष्टा है, केवली है, साक्षी है, अकर्ता है, और प्रकृत तत्व त्रिगुणात्मिका है, सुख दुख मोहात्मिका है, समस्त क्रियाओं का करने वाली है। ये बात युक्तितः सिद्धे है। युक्ति तो सिद्धे स्तः, युक्ति से, तर्क से, शास्त्र के द्वारा दिए गए स्वरूप निरूपण से ये बात तो सिद्ध हो गई कि पुरुष तत्व अलग है, प्रकृति तत्व अलग है। लेकिन फिर भी हमें जो इन दोनों का एकात्म, इन दोनों में तादात्म्य, इन दोनों का अभिन्न होना अवगत होता है, उसका क्या कारण है? कहा उसका कारण है इन दोनों का सामीप्य। और सामीप्य शब्द से क्या तात्पर्य निकाला? टीकाकार ने कह दिया कि तस्मात् भ्रांति इयम, ये जो सामीप्य है इसी ने पुरुष तत्व के मन में भ्रांति पैदा कर दी कि वह बुद्धिमान है, और प्रकृति तत्व में भ्रांति पैदा कर दी कि यह चेतनावती है। तस्मात् भ्रांति इयम, ये जो बुद्धि तत्व चेतन हो गई और पुरुष तत्व बुद्धिमान हो गया, हुआ तो संयोग से। यह संयोग क्या है? कहा यह संयोग भ्रांति है। भ्रांति बीजम तत्संयोग। टीकाकार ने कहा कि इस भ्रांति का बीज है वह संयोग। यह भ्रांति क्यों हुई? इस भ्रांति का कारण क्या है? इस भ्रांति का कारण है वही प्रकृति और पुरुष का निकट आना, प्रकृति और पुरुष का समीप होना, प्रकृति में पुरुष तत्व का प्रतिबिंबित होना। यही भ्रांति का बीज है, यही भ्रांति का कारण है। और इस प्रकार की भ्रांतियां हम लोग बहुत देखते हैं। आप स्मरण करें, कई बार हम लोग ट्रेन से जा रहे होते हैं और ट्रेन से खिड़की से बाहर जब देखना शुरू करते हैं तो थोड़ी देर देखने के बाद हमको यह लगने लगता है कि ट्रेन तो स्थिर है, रेलगाड़ी रुकी हुई है, और बगल में दिखाई पड़ने वाला जो दृश्य है, वृक्ष इत्यादि, बस्ती इत्यादि बहुत तेज दौड़ रहे हैं। ये क्या है? ये केवल गति का सामीप्य है। जो गति है गाड़ी में, उसके समीप जो आया, हमें भ्रम पैदा हो गया कई बार ऐसा कि हम स्थिर हैं, हम रुके हुए हैं, लेकिन ये वृक्ष दौड़ रहे हैं। है तो ये भ्रांति, लेकिन ये भ्रांति क्यों हुई? ये भ्रांति सामीप्य के कारण हुई। उसी तरह यहाँ दोनों की भ्रांति कैसे हुई? दोनों के सामीप्य के कारण यह भ्रांति हुई। और भ्रांतियाँ होती हैं, जैसे किसी जलाशय के समीप आप जाएं तो जलाशय के इर्द गिर्द जितने भी वृक्ष उगे होते हैं उस जलाशय में उल्टे खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि वो दोनों एक दूसरे के समीप हैं, और समीप होने के कारण एक भ्रांति पैदा हो गई। तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं दो वस्तुओं के सामीप्य से भी भ्रांति पैदा होती है। आचार्य ने यहाँ इतना ही कह करके अपने आप को रोक लिया और कहा कि अतिरोहितार्थम अन्य जो इस कारिका का अर्थ है वो अतिरोहित है, अर्थात वह से स्पष्ट है। ज़्यादा व्याख्यान अब अगर ये करते तो ये वेदांत के करीब चले जाते, और भ्रांति जो अद्वैत वेदांत ने जिस सिद्धांत को माना, माया, विपर्य, भ्रांति, अध्यास, फिर इनको उसकी व्याख्या करनी पड़ती। इसलिए इन्होंने कह दिया कि अब सांख्य की गति इतनी ही है, यहीं से हमें सांख्य के विषय को समझ लेना चाहिए, और केवल सामीप्य ही इसमें एक ऐसा कारण है जो कि प्रकृति को चैतन्य और पुरुष तत्व को बुद्धिमान बना देता है। अतः यह जो प्रतीति हमें हो रही है, इस प्रतीति का
कारण क्या है? इस प्रतीत का कारण है प्रकृति और पुरुष का मात्र संयोग, मात्र सामीप्य। और यह सामीप्य क्या है? ये भ्रांति को उत्पन्न करने वाली, ये भ्रांति को उत्पन्न करने वाली शक्ति है इस सामीप्य में। इसीलिए हमें बुद्धि चैतन्य लगती है और पुरुष तत्व बुद्धिमान लगता है। तो मुझे ये लगता है कि हम लोगों ने इस विषय में सुस्पष्ट जो मत है आचार्यों का उसको समझ लिया। आचार्यों ने कहा कि भाई ये भ्रांति है, ये कैसे कह सकते हैं आप? ये तो सत्य भी हो सकता है, ये भ्रांति कैसे होगी? कहा कि देखिए, जिनको ये भ्रांति लगेगी वो तो ज्ञानी लोग हैं, और जिनको ये सत्य लगेगा वो अज्ञानी लोग हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया, भगवत गीता में कहा गया, अनेक स्थलों पर इसका निराकरण किया गया कि इसको जानने वाले ज्ञानी जन हैं। जो ज्ञानी जन हैं वे जानते हैं कि प्रकृति और पुरुष के सामीप्य मात्र से ही बुद्धि तत्व चैतन्य और पुरुष तत्व बुद्धिमान हो जाता है। गीता के कई श्लोकों में हम लोगों ने इस बात को पढ़ा है। जैसे 3 अध्याय के 27वें श्लोक में प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। कहा कि यह जो चैतन्य है ये केवल अहंकार के कारण मूढ़ होकर के अपने को कर्ता मानता है, जबकि कर्ता कौन है? कर्ता तो प्रकृति के गुण हैं। गुण जो हैं वे सब क्रियाओं को करते हैं, पुरुष तत्व कुछ नहीं करता। लेकिन यह संग्राम जी का एक सवाल है कि आनंद कैसे आता है। ठीक यही बात आप समझ लीजिए कि सुख दुख और मोह तो बुद्धि तत्व में है। जब तक पुरुष तत्व उसमें प्रतिबिंबित नहीं था तब तक उसकी अनुभूति किसको हो रही थी? बुद्धि को। परंतु वह बुद्धि तो जड़ है। लेकिन जैसे ही पुरुष तत्व उसमें प्रतिबिंबित हुआ वह पुरुष तत्व आनंदित होने लगा। तो बुद्धि तत्व को आनंद आ रहा है, पुरुष तत्व उसको समझ रहा है, वह तो दृष्टा है। लेकिन अब इन दोनों का जो मिश्रित रूप है, बुद्धि को भी आनंद आ रहा है, पुरुष को भी आनंद आ रहा है। ये तो जब विवेक ज्ञान होगा हमें, तब हमें पता चलेगा कि पुरुष को आनंद नहीं आया बल्कि बुद्धि को ही आनंद आया। ये वस्तुतः वही आनंदाभास है, अध्यास है, ये भ्रम है। जिस भ्रांति की चर्चा आचार्य ने की वो यही भ्रांति ही है कि हमें आनंद होने का भ्रम होता है। हम लोग दिन भर में कई बार लगातार केवल भ्रम में ही तो रहते हैं। जब हम क्लास में होते हैं तो हमें छात्र होने का भ्रम होता है, हमें शिक्षक होने का भ्रम होता है। जब हम समाज में होते हैं तो हमें सामाजिक होने का भ्रम होता है। जहाँ भी हम होते हैं वहाँ एक एक नया नया भ्रम उत्पन्न होता रहता है। जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि केवल बुद्धि तत्व और पुरुष तत्व का यह सामीप्य मात्र है, जिससे यह अनादिकाल से सृष्टि चली आ रही है। तो इतने मात्र से सांख्य ने इन दोनों के सामीप्य का विषय समझाया। और अगर इसको और ठीक से समझना हो तो हम लोग अब अगली कारिका पर चर्चा करें, या अगली कारिका पर कल चर्चा करेंगे। 21वीं कारिका पर चर्चा करते ही ये सारे के सारे विषय अपने आप निर्मूल हो जाएंगे। परंतु अब पर्याप्त समय हो गया आप लोगों को। अब हम 21वीं कारिका पर कल चर्चा करेंगे। और यह उदाहरण के द्वारा, तर्क के द्वारा, शास्त्र के द्वारा इस कारिका में सांख्य की यह जो अनादिकाल से चली आ रही व्यवस्था है सृष्टि की, उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज हम अब इन्हीं शब्दों के साथ
इस विषय पर विराम लेते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सांख्य के शास्त्रीय विवेचन को सुन रहे हैं और सुन करके आनंदित हो रहे हैं, और आनंदित कैसे हुआ जाता है इसकी मीमांसा भी कर रहे हैं। यही तो इस शास्त्र का प्रभाव है हम लोगों पर। धीरे धीरे हम लोग बुद्धि की जड़ता और पुरुष के चैतन्य को समझ रहे हैं। तो अब हम लोग इस पर कल